वीडियो के चौथे भाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशानंद माखीजा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव। पिछले 3 वीडियो में मैंने पहले भाग में एक वेतनभोगी व्यक्ति करदाता के वेतन से आय की गणना की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। वीडियो के भाग 2 में अधिनियम के चैप्टर 6A के अंतर्गत धारा 80C, 80 CCC और 80 CCD की कटौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तीसरे भाग में मैंने धारा 80D से लेकर 80U तक की कटौतियों के बारे में बताया। अब इस भाग 4 में और अंतिम भाग में एक वेतनभोगी व्यक्ति करदाता के कर दायित्व की गणना के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं। और जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में मैंने स्पष्ट किया है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में अब करदाता के पास आय कर के भुगतान का विकल्प है कि वह चाहे तो पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत आयकर की दरों से भुगतान कर सकता है अथवा नवीन कर व्यवस्था में नवीन कर की दरों से भुगतान कर सकता है। केंद्रीय बजट 2020 के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूँगा। इसके पहले सामान्य जानकारी यह है कि प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार द्वारा जब बजट पेश किया जाता है तो आम जनता का ध्यान बजट की अन्य बातों के साथ साथ आयकर के संबंध में होने वाले परिवर्तनों तथा संशोधनों की तरफ अवश्य जाता है। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने आय एवं क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2020 पेश किया, जिसमें उन्होंने आय कर के एक नए स्लैब का पुनर्गठन किया है। केंद्रीय बजट प्रस्तावित स्लैब पूरी तरह से वैकल्पिक है। यह करदाताओं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह पुराने या नए कर स्लैब में से कौन सा चयन करता है। चयन के संबंध में करदाता को आयकर प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आयकर की गणना सावधानी पूर्वक करनी होगी। जिस विकल्प में कर दायित्व कम होगा उस विकल्प का करदाता चयन करेगा। पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत आयकर की जो सामान्य दरें हैं जो एक व्यक्ति करदाता पर लागू होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी में ऐसे करदाता जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है। दूसरे वर्ग में ऐसे व्यक्ति करदाता जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे करदाताओं को वरिष्ठ नागरिक कहा गया है। और इसकी तीसरी श्रेणी है 80 वर्ष से अधिक आयु वाले करदाता। पुरानी कर व्यवस्था में इन तीनों श्रेणियों के करदाताओं के लिए जो आयकर की दरें हैं वो अलग अलग हैं। दरों के साथ साथ जो मुख्य अंतर है वह न्यूनतम करयोग्य सीमा का भी है। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के करदाता जिनकी
आयु 60 वर्ष से कम है उनके लिए आय की श्रेणी एवं कर की दरों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ऐसे करदाताओं को 2.5 लाख वार्षिक आय तक किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होता। तुलनात्मक रूप से यदि वरिष्ठ नागरिक की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति करदाताओं के लिए यह सीमा 3 लाख रुपए है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होता है। अगले स्लैब में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक यदि वार्षिक आय है तो ऐसी आय पर कर की दर 5% है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए चूंकि उनकी न्यूनतम कर योग्य सीमा 3 लाख से प्रारंभ होती है, अतः 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर उन्हें 5% की दर से कर देना होता है। शेष आय कर के जो स्लैब हैं वो दोनों श्रेणियों के करदाताओं के लिए समान है। जैसे कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पे 20% की दर से आयकर चुकाना होता है। 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की वार्षिक आय तक उन्हें 30% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है। और यदि आय 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो ऐसी स्थिति में आयकर की दर 30% के साथ कर की राशि पर 10% अधिभार का भी प्रावधान है। यदि आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसे 30% आयकर के साथ 15% अधिभार भी चुकाना होगा। करदाताओं की तीसरी श्रेणी, जिसमें व्यक्ति करदाता जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, आयकर अधिनियम में से अति वरिष्ठ नागरिक कहा गया है। इनकी आय की श्रेणियों एवं आय कर की दरों के संबंध में अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे करदाताओं को 5 लाख रुपए वार्षिक आय तक किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होता। इस श्रेणी में 5% आयकर वाला स्लैब नहीं है और शेष जो 60 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले व्यक्ति करदाताओं के लिए तथा वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए लागू है, वही कर की श्रेणी व दरें 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों के लिए भी लागू होती हैं। संक्षेप में मैं इसे 5 से 10 लाख वार्षिक आय तक 20%, 10 लाख से 50 लाख रुपए वार्षिक आय तक 30%, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय तक 30% आयकर और इस आयकर पर 10% की दर से अधिभार, 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय पर 30% आयकर इस आय पर 15% की दर से अधिभार। आयकर की सामान्य दरों के साथ इस संबंध में करदाता को यह भी जानना आवश्यक है कि यहाँ आयकर अधिनियम में व्यक्ति में महिला एवं पुरुष करदाता दोनों शामिल हैं। आयकर की सामान्य दरों के अलावा कुछ विशिष्ट दरें हैं जो कि विशिष्ट आयों पर लागू होती है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ जो अधिनियम की धारा 111A के अंतर्गत आती है, लॉटरी और घुड़दौड़ आदि जो आकस्मिक आय की श्रेणी में आती है पर विशिष्ट दरों से कर की गणना की जाती है। एक व्यक्ति करदाता की कुल आय में कृषि आय तभी जोड़ी जाती है जबकि करदाता की कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो और उसकी शुद्ध कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक हो। आयकर की नवीन सामान्य दरें, नई कर व्यवस्था के में आयकर अधिनियम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी आयकर की दरें
एवं नवीन आयकर की दरों में करदाता के पास चयन का विकल्प है। तो एक व्यक्ति करदाता के लिए कर निर्धारण वर्ष 2020-21-22 में कर निर्धारण वर्ष 2021-22 असेसमेंट ईयर 2021-22 में जो लागू दरें हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सभी करदाताओं के लिए है। आय की श्रेणी एवं दरों को स्पष्ट कर दूं मैं। यहाँ पर 2.5 लाख वार्षिक आय तक करदाता को किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होता। अगले क्रम में यदि आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए वार्षिक होती है तो ऐसी स्थिति में उसे 5% की दर से आयकर चुकाना होता है। 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए वार्षिक आय होने पर आयकर की दर 10% है। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए वार्षिक आय की स्थिति में 15% और 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए वार्षिक आय होने पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख रुपए वार्षिक आय पर 25% की दर से आयकर चुकाना होता है और 15 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय पर यह कर की दर 30% की दर से है। पुरानी कर की दरों एवं नवीन करों की दरों में आपको एक अंतर इस बात का नजर आता है कि यहाँ पर हर स्लैब में 5% आयकर की दर बढ़ जाती है। पुरानी दरों में 10 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% आयकर की दर थी, किंतु नवीन दरों के अंतर्गत 15 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय पर करदाता को 30% आयकर चुकाना होगा। अधिभार संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आय की सीमा और इसमें आयकर एवं अधिभार की दरों को स्पष्ट किया गया है। यदि व्यक्ति करदाता की आय 50 लाख रुपए से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए तक है तो ऐसी स्थिति में आयकर 30% के साथ 10% अधिभार भी देना होगा। यदि व्यक्ति करदाता 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 2 करोड़ रुपए तक वार्षिक आय प्राप्त करता है या अर्जित करता है तो ऐसी स्थिति में आयकर की दर 30% के साथ उस आयकर पर 15% की दर से सरचार्ज या अधिभार भी लगाया जाएगा। यदि करदाता 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए तक कमाता है, वार्षिक कमाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 30% आयकर के साथ कुल कर पर 25% की दर से अधिभार चुकाना होगा। इसी प्रकार 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय पर उसे 30% आयकर के साथ 37% कुल आयकर का अधिभार भी चुकाना होगा। और इन दोनों स्थितियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भी प्रावधान है। इसके पश्चात कुल कर उस पे अधिभार और अधिभार को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होगी उस पे 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी लगाया जाएगा। नवीन कर व्यवस्था संबंधी कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण हैं जिन्हें करदाताओं को जानना आवश्यक है। जिसमें पहली बात यह है कि आयकर के अंतर्गत व्यक्ति में महिला और पुरुष करदाता दोनों शामिल हैं। नई कर व्यवस्था का चयन करने पर करदाता को आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनेक कटौतियों एवं छूटों को त्याग करने की आवश्यकता होगी। तीसरा, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में आयकर विवरणी दाखिल करने के पूर्व करदाता नई कर व्यवस्था वाले विकल्प का चयन कर सकता है। इस स्लाइड में मैंने नई कर व्यवस्था के अंतर्गत एक करदाता को जिन कटौतियों एवं छूटों को छोड़ना होगा उसकी सूची दी है। मैं क्रमवार इसको बताता जा रहा हूं।
सबसे पहला है अवकाश यात्रा रियायत, जिसका संबंध धारा 10 की उपधारा 5 से है। सांसदों अथवा विधायकों को भत्ते, जो कि धारा 10 की उपधारा 17 में सम्मिलित हैं। मकान किराया भत्ता, जो कि धारा 10 की उपधारा 13A में शामिल है। परिवहन भत्ता, इस भत्ते का संबंध दिव्यांग कर्मचारियों को निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने के लिए प्रदत्त किया जाता है। नई व्यवस्था के अंतर्गत करदाता को इसे छोड़ना होगा। पारिवारिक पेंशन से कटौती, इस पेंशन पे जो कटौती संबंधी नियम हैं वह नई कर व्यवस्था पर अपनाने पर करदाताओं पर लागू नहीं होंगे। नियोजन के दौरान दैनिक व्यय, स्थानांतरण भत्ता, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, अन्य विशेष भत्ते जो कि धारा 10 की उपधारा 14 के अंतर्गत आते हैं, इन्हें भी करदाता को नई कर व्यवस्था अपनाने पर छोड़ना होगा। मानक कटौती, मनोरंजन भत्ते संबंधी कटौती और वृत्ति या व्यावसायिक कर, ये तीनों कटौतियां अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आती हैं। यदि करदाता नई कर व्यवस्था अपनाता है तो उन्हें इन कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा। आवास ऋण पर ब्याज, यदि मकान को खरीदने अथवा बनवाने के लिए करदाता ने ऋण लिया है और इस ऋण राशि पर वह ब्याज चुकाता है, तो ऐसे ब्याज की राशि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कटौती योग्य होती है, किंतु नई कर व्यवस्था अपनाने पर करदाता को इस धारा 24 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली आवास ऋण पर ब्याज की कटौती प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैप्टर 6A की कटौतियां मैं इन्हें बताने जा रहा हूं। धारा 80C, अंडर सेक्शन 80CCC, अंडर सेक्शन 80CCD, अंडर सेक्शन 80DD, अंडर सेक्शन 80DDB, अंडर सेक्शन 80E, अंडर सेक्शन 80EE, अंडर सेक्शन 80EEA, अंडर सेक्शन 80EEB, अंडर सेक्शन 80G, अंडर सेक्शन 80GG, अंडर सेक्शन 80GGA, अंडर सेक्शन 80IA, अंडर सेक्शन 80IAB, अंडर सेक्शन 80IB, अंडर सेक्शन 80IBA आदि। ये जितनी भी कटौतियों मेरे द्वारा बताई गई, यदि करदाता नई कर व्यवस्था को अपनाता है तो ये अध्याय 6A के अंतर्गत जो उसे कटौतियां जिसका जिक्र मैंने किया, वह करदाता इस प्रकार की कटौतियों को पाने का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इसमें धारा 80CCD की उपधारा 2 और धारा 80JJA को छोड़ दिया जाएगा। कुछ काल्पनिक उदाहरणों की सहायता से मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार की आय होने पर और विनियोग होने पर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में एक करदाता दोनों व्यवस्थाओं में से किस व्यवस्था को चुन सकता है। इसमें करदाता की देय आयकर की गणना करके यह निर्णय लिया जाएगा कि उसे कौन से विकल्प का चयन करना है। आप देखिएगा कि मान लिया गया है कि एक करदाता का वेतन 7,50,000 रुपए है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस स्थायी जमा पर ब्याज की राशि जो है वो 50,000 रुपए की प्राप्त हुई है। इस प्रकार उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख रुपए है। उसके द्वारा अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कटौती पाने के लिए
1,50,000 रुपये की राशि का विनियोग किया है। इस प्रकार यदि उसकी कुल आय की गणना की जाए तो सकल कुल आय में 80C की कटौती घटाने के बाद जो राशि प्राप्त हो रही है वह 7 लाख रुपए है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में जैसा कि बताया जा रहा है कि दोनों व्यवस्थाओं में देय आयकर की तुलना करना आवश्यक होगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले नई योजना के अंतर्गत सकल कुल आय 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इसका कारण यह है कि करदाता द्वारा नई व्यवस्था अपनाए जाने पर उसे धारा 80C की कटौती की पात्रता नहीं होगी, इसीलिए उसके देय कर की गणना 8 लाख रुपए पर की जाएगी। 8 लाख रुपए पर देय आयकर 46,800 रुपए हुआ। पुरानी योजना में सकल कुल आय 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। उसका कारण यह है कि वेतन और स्थायी जमा खाते पर ब्याज की राशि कुल 8 लाख रुपए में मानक या वैधानिक कटौती घटाने के बाद 50,000 रुपए, शेष राशि 7,50,000 रुपए प्रदर्शित की गई है। चैप्टर 6A की कटौतियों के अंतर्गत धारा 80C की कटौती 1,50,000 रुपए प्रदान की गई है। 7,50,000 रुपए में से 1,50,000 रुपए घटाने पर शेष राशि उसकी कर योग्य आय होगी और इस पर कर की गणना करने पर यह पाया गया कि देय आयकर 33,800 रुपए हुआ। इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि करदाता को इन दोनों योजनाओं में से पुरानी योजना का चयन करना चाहिए, क्योंकि इस योजना के चयन से उसे देय आयकर में 13,000 रुपए का लाभ हो रहा है। एक काल्पनिक उदाहरण क्रमांक 2 से में आय के स्रोतों में कुछ परिवर्तन करके काल्पनिक अंकों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि करदाता ऐसी स्थितियों में कौन सी योजना का चयन करे। आय के स्रोतों में वेतन के अंतर्गत करदाता को 9,50,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत बचत खाते पर ब्याज 12,200 रुपए प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन दोनों का योग उसकी सकल कुल आय 9,62,200 रुपए हुआ। चैप्टर 6A के अंतर्गत करदाता ने धारा 80C की कटौती पाने के लिए जो विनियोग किया है उसकी अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपए है, जो कि उसे कटौती के रूप में प्राप्त हो रही है। चूंकि बचत खाते पर ब्याज धारा 80TTA के अंतर्गत कटौती योग्य है और इसकी कटौती की सीमा 10,000 रुपए है, अतः धारा 80TTA के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि कटौती के रूप में स्वीकृत की गई है। इस प्रकार सकल कुल आय में कटौतियां घटाने के बाद शेष राशि कुल आय कहलाती है, जो कि 8,02,200 रुपए है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में नई योजना के अंतर्गत यदि हम करदाता का कर दायित्व देखें तो स्पष्ट होता है 9,62,200 रुपए में, जैसा कि स्पष्ट है किया जा चुका है कि चैप्टर 6A की कटौती की पात्रता न होने के कारण 9,62,200 रुपए पर देय आयकर की गणना 72,103 रुपए हुई। पुरानी योजना 9,12,200 रुपए, 9,62,200 रुपए जो सकल कुल आय आई है, इसमें मानक कटौती 50,000 देने के बाद 9,12,200 रुपए में चैप्टर 6A की कटौतियों में 1,60,000 रुपए की कटौती उसे प्राप्त होगी। इससे घटाने के बाद जो कर योग्य आय होगी उस पर देय आयकर 65,458 रुपए होगा। तुलनात्मक रूप से
अध्ययन करने पर यह पाया गया कि करदाता को पुरानी योजना का चयन करना चाहिए, क्योंकि इस योजना के चयन से उसे 6,645 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार उदाहरण 3 के माध्यम से एक करदाता जिसे वेतन के रूप में 12,65,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत बचत खाते पर 14,500 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। स्थायी जमा खाते पर उसे 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन तीनों आयों का योग सकल कुल आय 12,89,500 रुपए हुआ। चूंकि बचत खाते पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, अतः करदाता अधिनियम की धारा 80TT के अंतर्गत कटौती का पात्र होगा पुरानी योजना के अंतर्गत। तो सकल कुल आय में सबसे पहले चूंकि उसे धारा 80C में उसके द्वारा किए गए विनियोगों पर 1,50,000 रुपए की कटौती दी जा रही है और TTA की 10,000 रुपए की कटौती। इस प्रकार उसकी कुल आय 11,29,500 रुपए हुई। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में नई योजना के अंतर्गत इस करदाता का कर दायित्व होगा सकल कुल आय 12,89,500, कटौतियां 0, चूंकि कटौतियों के लिए वह पात्र नहीं है। इस प्रकार 12,89,500 रुपए की राशि पर देय आयकर 1,40,270 रुपए हुआ। पुरानी योजना में सकल कुल आय 12,39,500 है, जो कि 12,89,500 में 50,000 रुपए की मानक कटौती के बाद प्राप्त किया गया है और इस पर चैप्टर 6(1) जिसमें धारा 80C और 80TTA की कटौती दी गई है, इस कटौती को सकल कुल आय में इस कटौतियों की राशि को घटाने के बाद शेष कर योग्य आय पर देय आयकर 1,41,460 रुपए हुआ। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि करदाता को इन दोनों योजनाओं में से नई योजना का चयन करना चाहिए, क्योंकि इस योजना के चयन से उसे देय आयकर में इन दोनों का अंतर 1,534 रुपए का है। वो 1,534 रुपए का जो लाभ प्राप्त हो रहा है, इस वजह से उसे नई योजना चुनना चाहिए। काल्पनिक उदाहरण क्रमांक 4 में एक व्यक्ति करदाता के वेतन से आय 15,60,000 रुपए है। अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत बचत खाते पर ब्याज की राशि उसे 8,000 रुपए प्राप्त हो रही है और उसने स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान के लिए बैंक से ऋण लिया है और उस ऋण राशि पर उसके द्वारा गत वर्ष में चुकाया गया ब्याज 2 लाख रुपए है। इस प्रकार उसकी सकल कुल आय 13,68,000 रुपए हुई। उसके द्वारा किए गए विनियोगों, भुगतानों एवं आयों के आधार पर चैप्टर 6(A) के अंतर्गत 3 प्रकार की कटौतियां प्राप्त हो रही है। अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए विनियोग या भुगतानों के संबंध में 1,50,000 रुपए। अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत जो चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती है और इस धारा के अंतर्गत सामान्यतः 25,000 रुपए तक की कटौती का प्रावधान है। इसके अंतर्गत चूंकि करदाता द्वारा 12,000 रुपए के प्रीमियम की राशि चुकाई गई है, अतः इसके अंतर्गत 12,000 रुपए की कटौती प्राप्त होगी। बचत खाते पर ब्याज 8,000 रुपए प्राप्त हो रहा है। इस धारा के अंतर्गत 10,000 रुपए तक ब्याज की राशि कटौती योग्य है, अतः इस प्राप्ति के आधार पर उसे 8,000 रुपए की अंडर सेक्शन 80TTA की कटौती प्राप्त होगी। इस प्रकार उसकी कुल आय 11,98,000 रुपए हुई। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के अंतर्गत
दोनों योजनाओं के अंतर्गत करदाता को अपना कर दायित्व कैलकुलेट करके देखना होगा। नई योजना के अंतर्गत सकल कुल आय 15,68,000 रुपए है। उसका कारण यह है कि नई योजना के अंतर्गत गृह निर्माण ऋण पर ब्याज के 2 लाख रुपए की राशि की कटौती की पात्रता न होने के कारण सकल कुल आय 13,68,000 रुपए में ये 2 लाख रुपए की राशि जोड़ने के बाद सकल कुल आय 15,68,000 रुपए हुई उसकी। चैप्टर 6 के अंतर्गत चूंकि कटौतियों की पात्रता न होने के कारण कटौतियां निरंक हैं, इस प्रकार 15,68,000 रुपए पर देय आयकर 2,16,216 रुपए हुआ। पुरानी योजना के अंतर्गत सकल कुल आय 13,68,000 रुपए में धारा 16 के अंतर्गत मानक कटौती प्राप्त होने के बाद 13,18,000 रुपए हुए। चैप्टर 6A के अंतर्गत उसे 1,70,000 रुपए की कटौती प्राप्त हो रही है। 13,18,000 रुपए में से 1,70,000 रुपए घटाने के बाद जो कुल आय की राशि होगी उस पर देय आयकर 1,63,176 रुपए हुआ। इन दोनों राशियों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि करदाता को पुरानी योजना का चयन करना चाहिए, क्योंकि इस योजना के चयन से उसे देय आयकर में इन दोनों राशियों का अंतर 53,040 रुपए का लाभ हो रहा है। काल्पनिक उदाहरण क्रमांक 5। एक व्यक्ति करदाता के वेतन से आय प्राप्त वेतन 21,81,600 रुपए है। अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत बचत खाते पर ब्याज 10,000 रुपए। इन दोनों का योग उसकी सकल कुल आय 21,91,600 रुपए हुआ। धारा 80C के अंतर्गत उसे अधिकतम 1,50,000 रुपए की कटौती प्राप्त हो रही है। चूंकि बचत खाते पर 10,000 रुपए की ब्याज उसका अर्जित या प्राप्त है, इसके आधार पर उसे अंडर सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत 10,000 रुपए की कटौती प्राप्त होगी। इस प्रकार ऐसे करदाता की कुल आय 20,31,600 रुपए हुई। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत उसके कर दायित्व या देय आयकर की तुलना करने के लिए नई योजना के अंतर्गत उसकी सकल कुल आय 21,91,600 रुपए हुई। चूंकि चैप्टर 6A के अंतर्गत कटौतियों की पात्रता न होने के कारण निरंक दर्शाया गया है, अतः इस सकल कुल आय पर देय आयकर की राशि 4,10,779 रुपए हुई। पुरानी योजना के अंतर्गत कर की गणना करने के लिए सकल कुल आय 21,81,600, यह राशि मानव कटौती 50,000 देने के बाद गणना की गई है। चैप्टर 6A के अंतर्गत 1,60,000 रुपए की कटौती उसे प्राप्त हो रही है, अतः 21,81,600 में 1,60,000 घटाने के बाद जो कुल आय प्राप्त होगी उस पर देय आयकर 4,23,259 रुपए हुआ। इन दोनों राशियों को देखने से यह पता चलता है कि ऐसी स्थिति में करदाता को नई योजना का चयन करना चाहिए, क्योंकि इस योजना के चयन से उसे देय आयकर में 12,480 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि इन पांचों काल्पनिक उदाहरणों का विश्लेषण किया जाए तो संक्षिप्त रूप से या निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, यदि करदाता के विनियोग और उसके द्वारा यदि मकान को खरीदने या बनवाने के लिए बैंक से या अन्य किसी वित्तीय संस्था से ऋण राशि ली गई है,
तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दोनों विकल्पों में पुरानी योजना का चयन उचित होगा। धन्यवाद।